Thank you very much for joining me on Frankly Speaking, Mr. Dharmendra Pradhan. बैटल ऑफ बिहार चल रहा है। 20 साल आप सरकार में रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी टेंशन में क्यों है बीजेपी कि इस बार क्या होगा? नमस्कार नविका जी, आपको धन्यवाद। आपने हमको आपकी प्रोग्राम में जोड़ा। आप आश्वस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है। एनडीए एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ पहला फेज की चुनाव में जीत चुकी है और आज दूसरा पक्ष की अंतिम प्रचार हो रहा है और कल छोड़ के परसों चुनाव होगा। दोनों फेज की चुनाव में इस बार बिहार में एक अद्भुतपूर्व जनादेश एनडीए के पक्ष में दिखने को मिलता है। 160 प्लस सीट्स कहना है बीजेपी के कई नेताओं को। आप आश्वस्त हैं कि 160 से ऊपर का बहुमत होगा? अगर इतने आश्वस्त हैं तो फिर ये जो वीवीपैट की फटी हुई और कुछ साबुत पर्चे मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? एलिगेशंस आ रहे हैं कि सीसीटीवी बीच में काट दिया जा रहा है। फिर वही सवाल, चुनाव के दौरान क्यों? देखिए, कुछ लोगों को, एक तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि कितना सीट आएगा मैं कह पाऊं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं लोगों के मन को समझ पा रहा हूं। बाकी दूसरा भी चीज समझ पा रहा हूं, जो लोग चुनाव हारने की जानकारी हो चुकी है, जिनका मन समझ गया है कि भाई ये चुनाव तो हम जीत नहीं पाएंगे एनडीए को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनकी विश्वसनीयता अभी भी बरकरार है बिहार में। ये लोग बहाना ढूंढना शुरू किए हैं। आज ही नहीं है, पिछले 3-4 दिन से उन्होंने गाली गुलज पे उतर के आए हैं। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को वो तोड़ने की अपप्रचार काम पे लग चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट किया है। उन्होंने कहा है कि ब्राजील की एक मॉडल है जिनका 22 बार फोटो इस्तेमाल हुआ और वोट दिए गए 10 बूथों पर। तमाम एलिगेशंस जो हैं, जो आरोप हैं, उन्हें आप यूं ही खारिज कर देंगे? ठीक है, मैंने नहीं खारिज किया। उसी दिन शाम तक भारत की मीडिया जगत ने हरियाणा पहुंच के, राई गांव पहुंच के सच का सच निकाल दिया, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ऐसा एक काल्पनिक चीजों में, जिसकी भारत की बसावट के बारे में, होल्डिंग नंबर के बारे में, गांव की रेवेन्यू मैपिंग के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, सामान्य ज्ञान की जिसकी अभाव है, इस प्रकार की बेबुनियादी आरोप पे उन्होंने कुछ बात आरोप लगाया था, जिसकी प्रमाण जिन्होंने वोट दिया वो खुद, उनके पति वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, सरपंच गांव के कुछ एंडोर्समेंट कर रहा है, सारे की सारे जगह पे जो ओरिजिनल वोटर है, वोटर लिस्ट में जिनके नाम है, उनकी नाम उन्होंने बताया। तो इस प्रकार की, देखो, कुछ लोग डेस्परेट हो चुके हैं, कुंठित हो चुके हैं। उनके मन में एक अनायास भय आ चुका है कि हम भारत में लोगों का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। वो दिल जीतने के बजाय अपप्रचार, गाली गुलज और असहिष्णुता के रास्ता उन्होंने अपनाए। राहुल गांधी जी उस समूह की कैप्टन है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी इतने डेस्परेट आपको लगते हैं और उनका कोई खास असर जमीन पर आपको नहीं लगता, तो फिर पूरी बीजेपी आज सवाल क्यों उठा रही है कि राहुल गांधी वेकेशन पर हैं, इस बार देश के अंदर वेकेशन पर हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है राहुल गांधी कहीं भी हो? देखिए, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। चुनाव में हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो आए बिहार में हमको राजनीतिक चुनौती दे, सभा करे, हमारे विषयों पे उन्होंने आपत्ति जताए, लोगों के सामने भाषण करे, तब जाके उनके राजनीतिक दायित्व पूरा करेंगे। बिहार ना आके दिल्ली में ना समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बिहार के चुनाव को गंभीरता से नहीं लेना, हमारी कोई चिंता नहीं। हम तो प्रतिद्वंदी, हम कहेंगे हमारी कुछ लैकुना रह रहा है, वो छोड़ रहे हैं क्या? छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम क्यों छोड़े उनको? अगर उनकी नॉन सीरियस अप्रोच को हम लोगों के सामने, क्या बिहार के प्रति उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, समझ नहीं है, क्या मैं इस विषय को बिहार की जनता के सामने ना कहूं? ये मेरे दायित्व है, मैं कहूंगा। वो भी मेरे को आलोचना कर, छोड़ क्या रहे? क्या छोड़ तो नहीं रहे। भाई बहन दोनों मिलकर हमको बहुत सारे अपशब्द कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को, मेरे पार्टी को, मेरे विचार को। वो उनका अधिकार है। ये सारा विषय हम अपना विषय कहेंगे, वो उनका विषय कहेंगे, जनता तय करेगी।
आपका चुनाव में टक्कर किसके साथ है? तेजस्वी यादव के साथ है या राहुल गांधी के साथ है या फिर प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल स्टार्टअप के रूप में पहली बार इस चुनाव को त्रिकोणीय कह रहे हैं? देखिए, हमारा ये लड़ाई, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एनडीए वर्सेस गठबंधन के साथ है। गठबंधन में जो आधे मन पे जो है वो सब हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं, हमारे साथ भी मिलकर लड़ रहे हैं। 1 दर्जन भर सीट में वो आपस में भी लड़ रहे हैं। उनकी बड़े बड़े नेताओं के सीट में भी वो किसी दूसरे एक दूसरे को स्पेयर नहीं करते हैं। इसलिए उनकी गठबंधन की एक नाम है, वो तो लठबंधन है, ठगबंधन है। ये गठबंधन वाले हमारे सामने है। लड़ाई फिर मैं कहूं एनडीए वर्सेस गठबंधन के साथ है। प्रशांत किशोर को आप सीरियस ओपोनेंट नहीं मानते, और अगर नहीं मानते तो उनकी पार्टी के इतने सारे जो उनके कैंडिडेट्स थे वो आपने चुरा लिए, ऐसा उनका कहना? देखिए, मैं बिहार में चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को शुभेच्छा देता हूं, जो फर्स्ट फेज में लड़े या जो सेकंड फेज में लड़ रहे हैं। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने की अवसर पाना ये एक बड़ा पवित्र काम है। जैसे मंदिर जाना एक पवित्र की काम है, धर्मस्थान जाना जैसे पवित्र की काम है, ऐसे ही चुनाव में जो नागरिक साहस करके प्रतिनिधि बनने की, नुमाइंदगिरी करने की चुनाव लड़ रहा है, वो एक प्रशंसनीय व्यक्ति है। अनेक व्यक्ति बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे सभी को शुभेच्छा। लेकिन आप जो पॉलिटिकल बात पूछे, ऑपरेटिव पार्ट में लड़ाई किसके बीच में है, या लड़ाई एनडीए वर्सेस गठबंधन के साथ है। अनेक लोगों को मेरा शुभेच्छा भी है। Are you saying प्रशांत किशोर will not make a difference? उन्होंने 3 साल से जो मुहिम छेड़ी है उसका जमीन पर कोई असर नहीं? देखो, लोगों ने जिंदगी खपाई है और कुछ नहीं किया है, लोगों की सेवा किया है, लोगों की काम किया है। हर एक राजनीतिक पार्टी में ऐसे लोग हैं। इसलिए ये दंभ जो दिखा रहे हैं कि हमने इतने साल काम किए, लोगों ने 3 पीढ़ी काम किए, प्रतिनिधि कभी नहीं बने या बनने की बहुत लोगों को इच्छा है। राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई व्यापार नहीं है। मैं आपसे यह भी सवाल पूछना चाहती हूं जो कई लोग उठाते हैं, कहते हैं कि आपके कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली चुनाव में दिल्ली में वोट दे रहे थे या अन्य किसी राज्य में दे रहे थे, अब बिहार में दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आप ही के एक नेता है केरल में, उन्होंने कहा था कि केरल में भी हम ऐसे ही लड़ेंगे, हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को ले आएंगे, 1 साल रखेंगे केरल में, वोट करवाएंगे उनसे। सवाल ये उठता है कि ये जो वोट चोरी का आरोप आप पे लगता है, इसमें वाकई कुछ सच्चाई है? नविका, ये बेबुनियाद बात है। जिस घटना के बारे में आप उल्लेख कर रहे हो, मेरे को उसका सविशेष जानकारी नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की व्यवस्था है, व्यक्ति अपना चुनाव, जब वो वोट कहीं दे रहा होगा उस समय में उसकी दूसरे स्थान पे नाम नहीं होनी चाहिए। देश में जाने आने के कारण, माइग्रेशन के कारण, कामकाज में अन्य जगह पे तबादला होने के कारण, अपने कर्म संस्थान नए बदलने के कारण लोग बीच बीच में बदलते हैं। ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने अवसर दिया है। मूल चुनाव आयोग ने कहा है जिस समय में वो व्यक्ति 1 दिन 2 वोट नहीं दे सकता है, एक चुनाव में 2 वोट नहीं दे सकता है। ये मूल विषय है, इसमें कोई गड़बड़ी अमूमन दिखा नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग को गाली देना, जो लोग संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, ये सबसे बड़े संविधान विरोधी है। भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, संस्थाओं पे, चुनाव आयोग से लेकर सेना तक सबको बार बार नीचा करना, अपमानित करना और देश में एक भय दहशत की वातावरण खड़ा करना उनकी राजनीतिक योजना बन चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सभाओं में कहते हैं, याद कराते हैं बिहार की जनता को जंगल राज के बारे में। कहते हैं अगर बीजेपी को वोट नहीं किया तो फिर जंगल राज सरकार आएगी, कट्टा सरकार आएगी। क्या 20 साल में आपकी इतनी उपलब्धियां नहीं है कि आपको 20 साल पहले के जंगल राज की याद दिलानी पड़ती है? ना, देखो नाविका जी, आप इसी को ऐसे एक वन साइडेड मत दिखो। हम पिछले 20 साल में एनडीए की द्वारा की गई काम
हमने पिछले 11.5 साल में भारत सरकार की ओर से बिहार के प्रति जिम्मेवारी, गंगा जी में कितने पुलिया बने, कितने रोड बने, कितने जल संसाधन के लिए पैसा दिया गया, कितने प्रधानमंत्री आवास योजना बने, कितने घरों में उज्ज्वला योजना में फ्री गैस कनेक्शन मिले, ये सभी हम उपलब्धि गिनाते हैं। इसलिए तो हमारा विश्वसनीयता बनी है। जीविका दीदी आज हमारे रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हैं। लेकिन एक राजनीतिक प्रसंग है ये। जंगल राज कोई एक कालखंड की घटना नहीं है, एक मानसिकता है। अभी अभी बीते परसों चुनाव खत्म हुआ है। परसों के उपरांत आज तक मेरे पास खबरें आ रही है, इस बार जहां जहां चुनाव हो रहा है, जो होगा बाकी उस भी खबर आ रही है, आरजेडी की असामाजिक तत्व वोट नहीं दो, नहीं तो आपको हम बड़ा अत्याचार करेंगे। मैं शब्द लगाना नहीं चाहता हूं। अनेक थाना पे केस हुई है, अनेक पुलिस एक्शन हुई है। ये क्यों? इतनी तो मानसिकता है। जो लोग सत्ता में आने के बाद सेवा के बदले लूट खसोट, अत्याचार, रेप, मर्डर किए हैं, ये इस प्रकार की, देखो भारत में क्या इमरजेंसी की तानाशाह को भुलाना चाहिए? क्या आजादी की लड़ाई को भुलाना चाहिए? कोई भी सभ्य समाज जो समाज के ऊपर आपत्ति आई है, अगर उसको भूल जाएगा तो समाज अविवेकी हो जाएगा, स्वाभिमानहीन हो जाएगा। संवेदनशीलता उन्होंने हरा देना है। इसीलिए 90 से 2005 तक जो शासन प्रणाली चाहा, भारत की सामाजिक विज्ञान ने उसको जंगल राज के नाम दिया है। हमारा राजनीतिक दायित्व है जनता को, विशेष करके नई पीढ़ी के लोगों को उस कालखंड के बारे में याद दिलाना। इतिहास ही भविष्य के दर्पण बनता है। धर्मेंद्र प्रधान जी, 65% की वोटिंग हुई है पहले राउंड में। आपको लगता है कि ये 65% जो पिछले कई रिकॉर्ड्स को तोड़कर इस बार देखने को मिली है, इसका किसकी तरफ अंदेशा है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी है इसीलिए ज्यादा नंबर में बाहर आए हैं, या फिर वोट चोरी है, या कुछ ऐसा सांठगांठ है जो कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने लोगों से वोट करवाया है? आपके हिसाब से ये नंबर क्या दर्शाता है? देखिए, वोट चोरी की नशा विपक्ष को, विशेष करके राहुल गांधी जी ने खूब कर लिया है। इसलिए उनको हर एक चीजों में वोट चोरी दिखता है। जो लोग वोट चोरी की बहाना करते थे, भारत के अंदर बहिरागतों को, बांग्लादेशियों को रहने की हिमायतगार करते थे, उनको ये उत्तर हुआ जब वोटर लिस्ट परिमार्जित हुआ, स्वच्छ हुआ। उसमें आज एसआईआर के उपरांत पहला चुनाव है। ये जब जाली वोट कट गया, वोट का परसेंटेज बढ़ गया। एक दूसरा, ये बात सही है, ये वोट एंटी इनकम्बेंसी का है या प्रो इनकम्बेंसी का है। बिहार में जो स्थिति है ग्राउंड में और बिहार में पिछले 20 साल की जो इतिहास है, क्या उसके पहले का भी इतिहास है, बिहार प्रो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को भी अधिक मतों के साथ जिताया है। 2005 में जितना वोट हुए थे, 2010 में उससे ज्यादा हुए, 10 से 15 से ज्यादा हुए, 15 से 20 में ज्यादा हुए, 20 से 1000 और ज्यादा हुआ है। एसआईआर के कारण ज्यादा हुआ है और जागरूकता का भी बढ़ी है। लोगों के मन में बिहार को एक नई ऊंचाई तक भरोसा आ गया है, डबल इंजन सरकार के प्रति भरोसा आ गया है। इसलिए प्रो इनकम्बेंसी वोट है, उसमें से महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़ के है। धर्मेंद्र प्रधान जी, सवाल ये भी है कि इस बार जो चुनाव 11 तारीख को होंगे, सीमांचल के अधिकतर एरियाज में होंगे। आप मानते हैं कि घुसपैठिए का जो इशू है, जिस पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलीज में बात कही, अब ये इशू सॉल्व हो चुका है? एसआईआर के बाद एक भी घुसपैठिया अब वोट नहीं देगा? देखो, ऐसा ही तो हमारा अनुमान है। जो लोगों के नाम कट गया, ऐसे जो हल्ला करते हैं, अगर उनके पास प्रमाण था, अगर 2003 के पहले उनकी वोटर लिस्ट में नाम था तो आके दिखाते, कोई ना कोई प्रमाण पत्र दिखाते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण पत्र की कैनवस को बड़ा भी किया था, किसी ने दिखा नहीं पाया। इसलिए जो लोग भारत के नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम उनका कट गया। बाकी मुद्दा तो है ही ना, ये सिर्फ वोट का मुद्दा नहीं है। क्या भारत की संसाधनों के ऊपर अधिकार किसकी है, भारतीयों की है या रोहिंग्या की है? यह मूल एक वितर्क आज बिहार के चुनाव के दौरान हम कर रहे हैं, बिहार भर हम कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने वोट चोरी की बहाना बनाया था, जो बांग्लादेशियों को मदद करने के लिए प्रत्यक्ष
कोशिश किए थे, उनको देश के सामने अभी माफी मांगना चाहिए जिस प्रकार की वोटिंग हो रही है। आपको आपको लगता है कि जो बार बार आप मुद्दा उठाते हैं कि एक तरफ जंगल राज सरकार है, करप्शन वाली सरकार है, आप लालू के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ तमाम जो आरोप हैं उनकी बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं एनडीए अपना रिकॉर्ड कैसे बताती है? आपके पास भी तो अजीत पवार है, बिहार में आप कह रहे हैं करप्शन फ्री सरकार चाहिए, तो महाराष्ट्र भी तो देख लीजिए। देखिए, मैं आज बिहार के बारे में उल्लेख करना उचित मानता हूं। बिहार में हमारा रिकॉर्ड स्पष्ट है। जो लोग हमारे सामने प्रतिद्वंदिता करते हैं, सभी की लोगों की किसी ना किसी केस में, विशेष करके भ्रष्टाचार वाले केस में वो लोग पूरा कानूनी आरोप लगाने का कारण विषय नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से उनको दोषी ठहराया गया है। चार्जशीटेड हो चुके हैं, केस चल रहा है, कुछों में कन्विक्शन हुई है, कुछों में कन्विक्शन होना बाकी है, औपचारिकता है। ये सभी के लोग, पूरा ये उनकी समूह काटघरे में भी खड़ा है। ये एक प्रमुख विषय है बिहार के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र में अगर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे एक जमीन 1800 करोड़ की जमीन जो है वो 300 करोड़ में ले लेते हैं, तो भी तो सवाल उठेंगे ना। ये वही एनडीए है। एनडीए बिहार में अलग और महाराष्ट्र में अलग तो नहीं है। अलग नहीं है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दोनों की बयान देखा है। दोनों ने कहा है कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून में जो आएगा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी की स्टेटमेंट को देख रहा था कल, वो बहुत फर्म एंड क्लियर है उस विषय में। किसी भी दोषी को हम प्रश्रय नहीं देंगे, कोई भी गड़बड़ी को हम प्रश्रय नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप प्रभारी हैं बिहार चुनाव के, कितना मुश्किल रहा आपके लिए इस पूरे गठबंधन में समन्वय बनाने के लिए? हम जानते हैं कि पिछली बार चिराग पासवान जेडीयू के बीच में डिफरेंसेस थे, इस बार उन्हें 29 सीटें दी गई। जेडीयू और बीजेपी की इक्वल सीटें हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। आपके लिए कितनी मुश्किल की घड़ी थी सबके बीच में समन्वय बनाने के लिए? देखो, कोई मुश्किल नहीं, बल्कि समन्वय एक मेहनत होती है। पिछले लगभग 29 सालों से बिहार में एनडीए की काम चल रहा है। 1996 में 1996 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए बनी। 2005 में से पिछले 20 साल में हम एनडीए की शासन चला रहे हैं बिहार में। 2014 में माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारी एनडीए के हिस्सा बने। ये सभी समूहों को इकट्ठा करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एकजुट कर पाए। दोनों बहुत बड़े नेता हैं, बहुत उच्च कोटि के नेता हैं। उनकी दृष्टि, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी गरीबों के प्रति समर्पण भाव, पूरा न केवल एनडीए की घटक दलों को, समूचा बिहार एक सामाजिक समझौता किया है, सोशल कोalition बनी है। एनडीए बिहार में एक पॉलिटिकल कोalition नहीं है, समाज के आग्रह से ये सब नेता इकट्ठा हुए हैं, वो एक कारगर साबित हो रहा है। मैं ये भी फिर पूछूंगी आपसे कि नीतीश कुमार जी बनेंगे या नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, इस पर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, स्पेकुलेशन बहुत है। पिछली बार आपका 70% स्ट्राइक रेट था, जेडीयू का 50% से कम था, उनकी कम सीटें थी, आपने फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार विपक्ष भी यही मुद्दा उठाता है और तमाम लोग भी यही पूछ रहे हैं क्या नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, और उनकी हेल्थ क्या अलाउ करती है? देखिए, दो हिस्सा है। मैं पहला विषय पहले कह दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी दल की सर्वोच्च नेता है। उन्होंने समस्तीपुर की सभा में शुरू किया और कल सीतामढ़ी की सभा में उसको दोहराया। इस बीच में अनेक सभा में आए। भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेतृत्व, एनडीए की तमाम नेतृत्व एक ही विषय में एकमत है कि हम बिहार में नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वहां कोई वैकेंसी नहीं है। जिनके वहां वैकेंसी है, जिनके वहां झगड़े हैं, जिनके वहां शंका है,
उनके वहां ये प्रश्न है, मेरे वहां प्रश्न ही नहीं है, तो इसको उत्तर अपने आप में समाज के सामने है, आपके सामने है। बाकी रहा नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में, मैं आपको एक पर्सनल अनुरोध करूंगा नेविका जी। घर में हम सभी की जिंदगी में एक विषय का सत्यता है कि हमारी घर के बुजुर्गों को हम ऐसे ही गणना नहीं करते हैं। राजनीति में जो हमारा मुखिया वो हमारे घर के बुजुर्ग है। और बाकी रहा नीतीश कुमार जी की सक्रियता के बारे में, मैं पिछले 2 महीने से बिहार की राजनीतिक कामों में अत्यंत सघनता के साथ जुड़ा हूं। मैं अनेकों बार माननीय नीतीश कुमार जी के साथ चर्चा किया, उनके साथ सरकारी कामों के बारे में कुछ सुझाव आदान। 19 सरकारी सेंट्रल स्कूल हम पहली बार खोले, विक्रमशिला में हमने यूनिवर्सिटी दिया। इस संबंध में मैंने नीतीश कुमार जी से बातचीत किया, मैं राजनीतिक प्रसंगों पर बातचीत किया, मैं अलायंस के बारे में चर्चा किया, उनके साथ प्रसंग के बारे में चर्चा किया, संकल्प पत्र की भविष्य की घोषणाओं के बारे में चर्चा किया, प्रचार की रणनीति के बारे में चर्चा किया, मुद्दों के बारे में चर्चा किया। और वो नीतीश कुमार जी आज 250 किलोमीटर 7-8 सभा प्रतिदिन रोड हेलीकॉप्टर में मिला के काम कर रहे हैं। फिर उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रश्न उठाना शायद जो प्रकृति कुछ नियम है होगा हो, लेकिन उनके उसको राजनीतिक प्रसंग बनाना मेरे ख्याल से हमें उनको अनादर करना जैसे विषय होगा। हम सब अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, लेकिन बुजुर्ग कब तक ऑफिस में रहने चाहिए, ये सवाल जायज है। मैं नहीं समझती कि ये इस सवाल पर कोई दिक्कत है। बुजुर्गों की आदर और रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन इज ही फिट इनफ टू बी अ चीफ मिनिस्टर इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन मिस्टर प्रधान। He is 100% fit and healthy to run this great state. पूरा वो सक्रिय है, सक्षम है इस राज्य को लोग इस राज्य इस बार चुनाव में नीतीश कुमार जी की प्रति कृतज्ञता भाव उन राज्यों की जनता के पूरा दीवारों में स्पष्ट दिखने को मिल रहा है। नीतीश जी एक लोकप्रिय जननेता है, वो इसलिए है कि वो चलाने के लिए सक्षम है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं वर्सेस जंगल राज। अनंत सिंह भी तो आपके ही पार्टी के हैं, आप ही के कोalition के हैं, जेडीयू से टिकट मिला है। दुलार चंद यादव जो जन सुराज के नेता थे, उनकी जो हत्या हुई, कुछ लोग कहते हैं हत्या है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी डेथ जो हुई है उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता आपकी अलायंस में भी उतना ही है, इसीलिए जंगल राज पर कहीं ना कहीं सवाल आप पर भी है? देखिए नविका जी ने अपने वर्णन में एक विषय खुद ही कहा कि अरेस्ट हुए हैं। ये अभी का लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रमाण है। किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का भी हो, हमारी गठबंधन का ही हो, कितना भी प्रभावशाली नेता हो, वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कोई लेने की कोशिश कर रहा है, प्रक्रिया में जो व्यवस्था उसको किया जाएगा, वो घटना भी उसी से जुड़ा हुआ है। हमारी ये विश्वसनीयता, हमारी जो हम कहते हैं अपने भी हो उनको स्पेयर नहीं किया जाता है, ये उसका बड़ा प्रमाण है। अंत में एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूं धर्मेंद्र प्रधान, आपसे पूछना चाहती हूं, आपने इतनी नजदीक से बिहार की प्लानिंग की है, टोटल सीट्स कितनी दे रहे हैं एनडीए को? नंबर, प्रचंड बहुमत, नंबर दीजिए। प्रचंड बहुमत। बीजेपी के कितनी सीटें आएंगी? मैं ज्योतिषी नहीं हूं और मेरे नेता अमित शाह जी ने एक नंबर दिया है। एनडीए की मैं चुनाव लड़वा रहा हूं। हमारे लिए सब ये कि हम पूरा बिहार में 243 सीट्स में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार पासा तो नहीं पलटेंगे इस बार? नीतीश कुमार बहुत विश्वसनीय और बड़े नेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? प्रधानमंत्री कह चुके हैं। आप कितने चुनाव एज प्रभारी जिता चुके हैं अपनी पार्टी को? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? देखो ये मैं जहां भी गया हारे भी वहां चुनाव, देखो ऐसे नहीं दिखते। और प्रभारी का एक सीमित भूमिका रहता है। हम एक छोटा
सा गिलहरी जाके जैसे एक सेतुबंध में थोड़ा बालू झाड़ता है, ऐसे ही मेरे प्रभारी का भूमिका है। हम जब राज्य की राजनीति होती है नाभिका जी, वहां के प्रसंग होते हैं, वहां की नेतृत्व होता है, वहां की चुनौतियां होता है। प्रभारी जाकर उसमें से कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन करता है, ऐसा नहीं है। आज हमारे देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी है, बिहार में सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार जी, उनकी विश्वसनीयता है। हम उस विश्वसनीयता को लोगों तक और कार्यकर्ताओं के अंदर कैसे ठीक से पहुंचे कम समय में, ये एक प्रभारी के काम रहता है। ना मेरे कारण जीतते हैं, ना मेरे कारण कभी हारते हैं। मैं उस मुगालत में कभी नहीं रहता हूं। मेरा एक लिमिटेड और छोटा भूमिका है, फिर भी उसके बाद भी 2-4 गलती हो जाती है, 2-4 मित्र नाराज हो जाते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहूं कि बिहार की जनता के निर्णय है एनडीए को जिताना। जब जब भी कहीं हम हारे हैं उस राज्य की, मैं कर्नाटक में रहा, कर्नाटक हमको पराजय स्वीकार करना पड़ा, वहां की प्रजा के निर्णय को हमको स्वीकार करना पड़ता है। हम हरियाणा में जीते, वहां की प्रजा के निर्णय था, लोगों के निर्णय था, पार्टी के नेतृत्व की स्वीकृति थी, हमारे नीतियों की स्वीकृति थे। मेरे कारण जीते, इस प्रकार की विवेचना करना गलत हो जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में आप एक शब्द में क्या कहेंगे? देखिए, उनके साथ उम्र है और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वो एक गोल्डन स्पून के साथ जन्मे हुए बड़े घर के बेटे हैं। उनको बहुत सारा चीज प्रूव करना पड़ेगा समाज की आस्था लेने के लिए। राहुल गांधी, उनके बारे में कम चर्चा करें तो नाविका जी अच्छा है। जो देश के मूलभूत आधार को ना समझ पाए, वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उनकी पार्टी की कुछ मजबूरी होगा, उनको बिठाया जाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। मेरे कांग्रेस में अनेक मित्र हैं, बहुत गुणी मित्र भी हैं, बहुत आकर्षणीय व्यक्तित्व वाले मित्र भी हैं, अनेक उसमें से कांग्रेस पार्टी को लीड करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो दरबारियों की हालत है, एक परिवार की जो भी कुछ योग्यता ना हो तो भी, क्योंकि वो परिवार के हैं, खानदान के है, सामंतवादी है, उन्हीं के नाम पे शासन चलाना, पार्टी चलाना, ये उनकी मजबूरी है। उस मजबूरी का नाम है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी मजबूरी है। प्रशांत किशोर को क्या कहेंगे? मैं बहुत नहीं जानता उनके बारे में। आज हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।